भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भड़काऊ बयान दिया है। वाराणसी में एक सभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भाजपा नेता वोट मांगने आए तो जिंदा वापस नहीं जा पाए। लोगों को संबोधित करते हुए राजभर ने कहा कि भाजपा नेता वोट मांगने आएंगे तो 2 पांव पर लेकिन जाएंगे 4 पाई पर। सुनिए ओम प्रकाश राजभर का ये भड़काऊ बयान। भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर गांव में दिखाई तब बोला होकर पिटाई हुई कि न हुई है। यहाँ वोट मांगा चलिए न माने की हन भीतरा भीतरा ऐसा नहीं लोग का कुटाई करे के हम कि जे देखा जाए नेता ओके बैठा के पानी पिया के चाय पिया के उसे पूछा कि नेता कैसे, जब वो कहे कि वोटे बदे तो उसे कहा 50% महिलाओं को रिजर्वेशन नौकरी में लागू करो, राजनीति में लागू करो, लोकसभा विधानसभा में लागू करो, तब वोट मांगने आना, नहीं दोबारा आ जाओगे तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। आए हो 2 पैर से और जाओगे 4 पैर से उठा के, 4 पाई से। और नीतीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, एक के बाद एक ओपी राजभर के इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, क्या मायने निकाले जाएं? क्या सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए राजभर इस तरीके के बयान दे रहे हैं? निश्चित तौर पे जिस तरह से राजनीति में कहा जाता है कि गुमनामी से भली बदनामी, तो कहीं ये बदनामी ओम प्रकाश राजभर को चर्चा में लाए, उसका ये प्रयास साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरह से आज भोजूबीर जो यहाँ का एरिया है वहां पर ओम प्रकाश राजभर महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उस संबोधन के दौरान ओपी राजभर जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, लगातार महिलाओं से ये कहते हुए नजर आए कि जब ये लोग वोट मांगने आए तो अपने मुद्दों पर चर्चा करना, जो उनका महिला आरक्षण है उस पर चर्चा करना, और चर्चा करने के बाद जब जवाब न दे पाए तो किसी भी स्थिति से बाहर जो नेता है वो किसी भी स्थिति से बच के नहीं जाने चाहिए, 2 पैर पर आए और 4 पाई पर जाएं, ये तक कह दिया ओम प्रकाश राजभर ने। तो निश्चित तौर पे इस बयान के बड़े राजनीतिक मायने हैं और कहीं ना कहीं अपनी पब्लिसिटी कराने का तरीका भी है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नीतीश। तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहने के लिए ओम प्रकाश राजभर के इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं और इस वक्त वो भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आए हैं। आगे बढ़ लेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब चंद महीनों का ही वक्त बाकी रह गया है, इसलिए सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा ने अभी से राजनीतिक और सामाजिक समीकरण साधना शुरू कर दिया है और अब राष्ट्रीय लोकदल ने मुजफ्फरनगर से भाईचारा सम्मेलन का आगाज कर दिया है। आज खतौली में आयोजित हुए इस भाईचारा सम्मेलन में खासतौर पर जाट और मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए, जिनसे आरएलडी नेताओं ने पुरानी बातें भूलकर सर्व समाज से विधानसभा चुनाव में एक साथ आने का आह्वान किया। दरअसल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद पश्चिमी यूपी में जाटों और मुसलमानों के बीच बढ़ी दूरियों से सबसे ज्यादा नुकसान आरएलडी को उठाना पड़ा था, लेकिन अब जयंत चौधरी फिर मुसलमानों और जाट समाज को एक साथ लाने की कोशिश में जुट चुके हैं। तंत्र में किसी भी एक जाति या किसी एक धर्म या किसी एक विशेष वर्ग की सरकार नहीं बन सकती, ना उसके नारे से उस सरकार को चलाना चाहिए। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो केवल हिंदुत्व के नारे पर सरकार को चला रही है, जो इस देश का दुर्भाग्य है। और हिंदुत्व के नाम पर इस देश को सरकार चला रही है, लेकिन जो जनता की सुविधाएं हैं उनको उन्होंने व्यापार बना दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान दरअसल जनता से जुड़े मुद्दों के ऊपर जातीय समीकरण हमेशा से हावी रहे हैं। यही वजह है कि एक तरफ आरएलडी भाईचारा सम्मेलन का आयोजन कर रही है तो दूसरी तरफ बसपा पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को साथ लाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। और अब समाजवादी पार्टी की नजर भी ब्राह्मण वोटर्स पर टिक गई है। सपा ने भी ऐलान कर दिया है कि सरकार बनने पर वो परशुराम जयंती पर छुट्टी घोषित करेगी और जल्द ही अखिलेश यादव लखनऊ में परशुराम प्रतिमा लगवाएंगे। यही नहीं, भाजपा भी जल्द ही पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत करने जा रही है, यानी सभी दलों की राजनीति विकास के मुद्दों को छोड़कर जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। तो जैसे जैसे अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अब विकास के मुद्दों को छोड़कर, असल मुद्दों को छोड़कर जातियों को साधने में जुट गए हैं, जातीय समीकरणों को साधने में जुट गए। भाईचारे को मजबूत बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण वोटर्स को साथ लाने के लिए किए जा रहे प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर एक ट्वीट किया है।
जिसमें उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए लिखा है कि बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की सफलता से विरोधियों की नींद उड़ गई है। मायावती ने अपने ट्वीट में विरोधियों पर बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन को रोकने की कोशिश का भी आरोप लगा दिया है और प्रबुद्ध वर्ग को विरोधियों के हथकंडों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। लेकिन बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन और प्रबुद्ध सम्मेलन पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने निशाना साधा है। हम तो बुद्धिजीवी वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ब्राह्मण की बात करते हैं तो हम तो है जदुवंशी और सुदामा और कृष्ण की दोस्ती जो है ये जग जाहिर है। तो अगर ब्राह्मण ही मान रहे हैं तो अखिलेश जी के आशीर्वाद वो लोग दे चुके हैं और आशीर्वाद ब्राह्मण का दिया हुआ कभी वापस नहीं होता है। 2022 विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने 15 साल के पुराने फॉर्मूले को जमीन पर उतारकर पहले ही सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है और अब बसपा ने अपनी चुनावी तैयारियों को और तेज करते हुए धार देते हुए प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी करीब 7 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बसपा ने यूपी की 2 सीटों कानपुर की बिठूर विधानसभा सीट और इटावा की भरतना सीट से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बसपा ने बिठूर सीट से रमेश सिंह यादव को और भरतना सीट से कमलेश अंबेडकर को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही सीटों पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। बिठूर से अभिजीत सांगा भाजपा विधायक हैं, जबकि भरतना सुरक्षित सीट से भाजपा की सावित्री कठेरिया विधायक। देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक आयोजन किए जा रहे हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक रणनीति बनाई जा रही है, उसे देखकर साफ लग रहा है कि पूरी तरीके से बसपा विधानसभा चुनाव में उतर चुकी है। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 शख्स म्यांमार के रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान हैं, जबकि एक शख्स बांग्लादेशी है। ये तीनों घुसपैठियों पर मानव तस्करी का आरोप है। यूपी एटीएस को जानकारी मिली थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को अवैध रूप से भारत ला रहा था, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल होते थे। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए एटीएस ने नूर मोहम्मद, रहमतुल्लाह और शबीउल्लाह को गिरफ्तार किया है, जिसमें नूर मोहम्मद नाम का बांग्लादेशी शख्स मानव तस्करी गिरोह का मुख्य आरोपी है। फैक्ट्री में काम दिलवाने के बहाने महिलाओं और बच्चियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नूर जो सरगना है, नूर इस्लाम उर्फ मोहम्मद नूर ने यह भी बताया कि उसका एक अन्य साथी उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर आने वाला है और वहाँ उस व्यक्ति को भी हमारी टीम ने एप्रीहेंड किया। टोटल 6 व्यक्ति हम लोगों ने हिरासत में लिए। अभी तक के जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से इसमें 2 महिलाएं जो कि नाबालिग लग रही हैं और एक और व्यक्ति है जो कि जिसकी तस्करी हो रही थी। तो 3 ऐसे हैं जो कि विक्टिम हैं और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपराधी हैं। इनको अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। आसमान से बरस रही आपत्ति, जहां प्रदेश में हर जगह बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। बारिश की वजह से लोग बेहाल हैं। ये 3 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इटावा की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें, देखिए आप, कैसे तालाब में तब्दील हो गई हैं। आप देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस तरीके से मुसीबतों का सबब ये बारिश बन गई है। दूसरी तस्वीर उन्नाव की, जहां सरकारी दफ्तरों से लेकर आम सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर शामली की है, जहां गली मोहल्लों से लेकर मेन सड़कें बारिश के कारण जलमग्न हो गई। इटावा में बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया। ये रेलवे अंडरब्रिज का नजारा है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर पानी भरा हुआ है, जहां सड़क देखिए किस तरीके से जलमग्न हो गई है। तस्वीरें आप देखिए, जिसमें कई छोटी बड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। ये अंडक ब्रिज इटावा से आगरा और मैनपुरी सफाई की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को जोड़ता है।
अब इन तस्वीरों को देखकर आप उन दावों का अंदाजा लगा लीजिए जो लगातार नगर निगम की तरफ से दिए जाते हैं। उन तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है क्योंकि सड़क पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है, पानी भरा हुआ है, आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि हर बार बारिश के मौसम में ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों मिलती हैं? सवाल ये है कि बारिश से पहले क्यों तैयारियों को दुरुस्त नहीं कर लिया जाता है, क्यों इंतजामों को नहीं देख लिया जाता है? देखिए उन्नाव में भी इसी तरीके के हालात हैं। यहाँ पर भी बारिश ने नगरपालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी है। थोड़ी देर की बारिश में ही पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया है। जिला अधिकारी आवास के पास घुटनों तक पानी भर गया है। एसपी ऑफिस में भी पानी घुस गया है। अब अंदाजा लगाइए जब अधिकारियों के दफ्तरों के ये हालात हैं तो बाकी आम लोगों के क्या बुरे हालात हो रहे होंगे। गलियों में पानी है, सड़कों पर पानी है, लोगों के घरों में नाले का गंदा पानी भर रहा है और प्रशासन यानी कि जो नगर पालिका है उसके दावे हवाई साबित हो रहे हैं। और अगली बड़ी खबर बरेली से, जहां 300 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ गए हैं। पहाड़ों पर बारिश से रामगंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ से निपटने के लिए बनाई गई 48 बाढ़ चौकियां। तो ये बड़ी खबर बरेली से आपको बता रहे हैं। 48 ऐसे गांव हैं जिन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से अब रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। और बिजनौर में भी गंगा उफान पर है, जहां नहाने का युवक के डूबने का वीडियो सामने आया है। मामला गंगा बैराज घाट का है, जहां 3 दिन पहले 3 दोस्त गंगा में नहाने के लिए गए, जिसमें एक युवक नदी में बह गया जबकि 2 को किसी तरह बचा लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे युवक नदी में छलांग लगाते हैं। देखिए फिलहाल आप प्रवाह देख लीजिए, किस तरीके से नदी का प्रवाह है। तेज धार है, उसके बावजूद भी लोग सावधान नहीं हो पा रहे हैं। आप देखिए ये गांव का आप नजारा देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, आप देख सकते हैं।